सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूक्लियस टॉपिक को। न्यूक्लियस जो है एक सेल ऑर्गेनेली है हमारे सेल के अंदर। इसको जो है सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831। अब जो हमारा न्यूक्लियस है उसके मटेरियल को जो फाइंड आउट किया था, उसके मटेरियल को नाम दिया गया था क्रोमेटिन, और ये नाम दिया था फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और इन्होंने जो है इसके अंदर के मटेरियल को डाई करके देखा था, और जो डाई था उसका नेचर बेसिक था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ, स्टार मार्क कर देता हूँ। ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होता है। इंटरफेज न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जब हमारा सेल जो है डिवीजन स्टेट में नहीं होता, उस फेज़ के न्यूक्लियस को हम लोग इंटरफेज न्यूक्लियस कहते हैं। अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हाईली एक्सटेंडेड कह लीजिए या फिर इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन कह लीजिए, क्रोमोजोम्स कह लीजिए, सब कुछ आपके ऊपर है, या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कह लीजिए, तीनों सेम चीज़ें हैं। अब ये जो हमारे क्रोमेटिन है, क्रोमोजोम है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर हैं, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर। जैसे कि हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक इनर मटेरियल है किसका, सेल का। उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसे हम लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसके अंदर एक और एक से ज़्यादा जो है स्पेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इस एक या एक से ज़्यादा को हम लोग न्यूक्लियोलाई कहते हैं। प्लूरल फॉर्म में कहना हो तो हम इसे न्यूक्लियोलाई कहते हैं, और सिंगुलरली इसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस लिखा है। अब जैसे जैसे हमारी साइंस जो है आगे बढ़ती गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने जो है ये रिवील किया, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, मतलब न्यूक्लियर के चारों तरफ जो कवरिंग होती है, उसको भी हम लोग जो है डिटेल स्ट्रक्चर में देखने लग गए। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने ये रिवील किया कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके अंदर दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कितनी मेम्ब्रेन्स होती है, और यानी दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती है। उनके बीच का जो स्पेस होता है ये भी पूछा जाता है। उनके बीच का जो स्पेस है वो 10 to 50 नैनोमीटर है, और इस स्पेस को हम लोग जो है पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अब ये जो हमारा पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये एक बैरियर बनाता है हमारे न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बीच में, बैरियर बिटवीन मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म के से और जो हमारा अंदर न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है, ये जो आप बेसिकली ये आप जो ये कवरिंग देख रहे हैं, इसी को हम लोग जो है कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह लीजिए चाहे एनवेलप कह लीजिए, दोनों सेम बात है। अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी के अंदर जो है पेरीन्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होती है। इसी की वजह से जो है हमारा जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है वो बट रखे हैं, अलग अलग बेसिकली हो रखे हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये दो पैरेलल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें से वो ज़्यादातर जो है कंटिन्यूअस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमने जब हम सेल का स्ट्रक्चर अगर आप जानते हो तो सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते थे वो हमारे जॉइंट होते थे। किससे? वो जॉइंटेड होते थे हमारे न्यूक्लियस के साथ। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था वो हमारी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ जो है जॉइंट होता था। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हम जानते हैं कि जो राइबोसोम्स प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है राइबोसोम्स प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो है हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। और एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, कुछ कुछ जगहों पर जो है हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो इंटरप्ट हो जाती है, यानी मतलब टूट जाती है। कुछ कुछ जगह ऐसे आप देखेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे ये पोर आपको दिख गया, यहाँ पर दिख गया, तो ऐसे कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हमारी, या फिर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी यहाँ पे ब्रेक हो रखी है। ये जो छोटे छोटे पोर हैं जो कि दो मेम्ब्रेन की फ्यूजन के से बने हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है। तो जैसे जहाँ पर ये चिपकती है तो वहाँ पर जो है यहाँ पर जो है इंटरप्शन क्रिएट हो जाता है। इंटरप्शन क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर जो है एक पोर क्रिएट हो गया, और इस पोर को हम लोग क्या कहते हैं? इस पोर को हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। और ये किस वजह से बना होता है? फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि जो न्यूक्लियर पोर है वो किस तरीके से बनता है। न्यूक्लियर पोर बनता है दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन हो जाने से, यानी आउटर और इनर मेम्ब्रेन का जब फ्यूजन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, तब जो है हमारा न्यूक्लियर पोर का जो है फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारे न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये वो पैसेजेस हैं जिनके थ्रू जो है आरएनए की मूवमेंट, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, दोनों ही डायरेक्शन में होती है, न्यूक्लियस के अंदर भी
और साइटोप्लाज्म में भी। मतलब साइटोप्लाज्म से भी प्रोटीन अंदर आता है और न्यूक्लियस से भी प्रोटीन बाहर जाता है, मतलब बोथ डायरेक्शनल है। तो ये जितने भी हैं हमारे क्वेश्चन हैं कि जो न्यूक्लियर पोर है वो मूवमेंट में हेल्प करता है आरएनए की, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, और दोनों ही डायरेक्शन में जो है हो सकता है ये मूवमेंट। नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर हर सेल पे एक न्यूक्लियस होता है, जैसा कि हम जानते हैं 1 न्यूक्लियस पर सेल, पर वेरिएशंस जो है हमें देखने को मिलते ही हैं। तो अब मैं आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है, और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही है कि आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं जिनके पास एक न्यूक्लियस से ज़्यादा है एक सेल पर। कुछ मैच्योर सेल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस लैक कर जाते हैं, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे एरिथ्रोसाइट्स, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा या फिर नहीं पढ़ा तो आप सुन लीजिए। जो हमारे ह्यूमन आरबीसी होते हैं जिन्हें हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, उनके पास जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। कई सारे मैमल्स के पास जो है एरिथ्रोसाइट प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे आरबीसी में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। और सेम ऐसा ही होता है प्लांट्स के अंदर की जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर भी जो है, वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वेस्कुलर प्लांट्स, उनके अंदर जो सीव ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होती है हमारी, या फिर जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन करता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था क्या है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स ये वाला मटेरियल है, ये जितना भी आपको मटेरियल दिख रहा है ना अंदर न्यूक्लियस के, ये सब कुछ हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। कुछ कुछ स्फेरिकल बॉडीज आपको दिखेंगी तो आप उसे न्यूक्लियोलस समझ सकते हैं। मैं आपको पहले यहीं पर क्लियर कर दूं कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितनी भी न्यूक्लियोलाई हो सकती है, मतलब कितने भी न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, उसके अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस और जो है क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन क्या है? अब क्रोमेटिन पे कई बार डाउट हो जाता है लोगों को। क्रोमेटिन मतलब क्रोमोजोम्स, आप समझ ले, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्रोमोजोम्स समझ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्रोमेटिन मतलब आप जो है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कहीं लिखा आ जाए तो भी आप ना घबराएं, उसका मतलब भी जो है वो सेम है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ये बात और क्रोमेटिन तीनों की तीनों सेम है। अब जो हमारी न्यूक्लियोलाई होती है और जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोलाई या फिर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, इसी को कहा जा रहा है बेसिकली। इसको हम लोग न्यूक्लियोलाई कहते हैं जब प्लूरल होता है तब। ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मिलता है। अब जो कंटेंट होता है हमारा न्यूक्लियोलस का, मतलब अब ये जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। वो रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म से जो है अलग होता है, और ये जो हमारा न्यूक्लियोलस है मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ नहीं होती, यानी ये जो न्यूक्लियोलस है इसके चारों तरफ जो है कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये एक साइट है फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, मतलब यहाँ पर जो है एक्टिवली हर टाइम आरएनए सिंथेसिस होती रहती है, मतलब हर टाइम आरएनए का प्रोडक्शन चल रहा है। आरएनए में आपको बता दूं एक तरीके का प्रोटीन ही है। लार्जर और बहुत ही ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोलाई जो है वो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। जितनी ज़्यादा आपकी न्यूक्लियोलाई होगी किसी सेल के अंदर, उतनी ही ज़्यादा जो है प्रोटीन सिंथेसिस उस सेल की होगी। तो सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आता है ऐसे कि सबसे ज़्यादा जो है न्यूक्लियोलाई किस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोलाई जो है हमारी मसल सेल्स के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। मसल सेल्स हैव, ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा, मसल सेल्स हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई। सो अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, उसी के अंदर जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही जो है कंटिन्यू है। अब जो हमने पीछे पढ़ा कि इंटरफेज न्यूक्लियस के बारे में, हमने अभी तक वो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था जब जो हमारा सेल है वो डिवीजन स्टेट में नहीं था। अब जब हमारा सेल डिवीजन स्टेट में आता है, मतलब जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है, यानी इंटरफेज न्यूक्लियस से अब जो है वो आगे बढ़ता है, तो जो है लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, वो जो है अलग अलग स्टेजेस में जाते हैं। सेल डिवीज़न बहुत सारी स्टेजेस में कैरी कराया जाता है जैसा कि हमें पता है। अब इन सारी स्टेजेस के दौरान जो है हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अपने अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। बेसिकली क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, तो वहीं पर जो है कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वो जो है हम इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे सेल साइकिल होती है, कैसे सेल डिवीज़न होता है। अभी जो है आपको ये थोड़ा टॉपिक
हार्ड लग सकता है या फिर कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आप जब इसे 2-3 बार पढ़ेंगे और अगला चैप्टर भी पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्रोमेटिन जो है उसके अंदर डीएनए होता है। क्रोमेटिन मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, इसे क्रोमोसोम कहिए चाहे न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कहिए, जस्ट फॉर द कन्फ्यूजन सेक, या फिर इसकी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर डीएनए होता है, हमें पता है, और कुछ बेसिक प्रोटीन्स भी होते हैं। उन प्रोटीन्स का नाम होता है हिस्टोन्स, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी जो हैं होते हैं, और इसके अंदर आरएनए भी होता है। तो कितनी सारी चीज़ें हो गई एक क्रोमोसोम के अंदर, यानी एक क्रोमोसोम के अंदर जो है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, एक क्रोमोसोम कह लीजिए या क्रोमेटिड कह लीजिए, दोनों सेम है। उसके अंदर एक तो हमें डीएनए देखने को मिलता है, एक हमें आरएनए देखने को मिलता है। आरएनए होगा तभी तो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। उसके बाद कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स मिल जाते हैं, उसके बाद कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मिल जाते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप की चीज़ें जो हैं आ गई, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो एक सिंगल ह्यूमन सेल होता है, एक अगर कोई भी ह्यूमन सेल ले तो उसके अंदर जो डीएनए होता है वो ऑलमोस्ट 2 मीटर लंबा डीएनए होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 46 या फिर 23 पेयर क्रोमोसोम्स के अंदर। अब हम लोग डीएनए के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर, तो अभी हमें इसके बारे में कोई भी डिटेल इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हर एक क्रोमोसोम होता है केवल उसी समय विजिबल होता है जब सेल जो है डिवाइडिंग फेज में होता है। जब हमारा सेल डिवाइड हो रहा है तभी जो है हम उसके हर एक क्रोमोसोम को देख सकते हैं। एसेंशली अगर हम देखें तो एक हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है और एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आवर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, दिस इज आवर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और जो हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लिख नहीं रखा इसमें तो पूछ दिया जाता है। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को जो है हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। अब ये जो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर जो सेंट्रोमियर है वो दोनों ही साइड्स पर प्रेजेंट होता है, और कैसा होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग काइनेटोकोर भी कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमियर जो होता है वो होल्ड करता है 2 क्रोमेटिड्स को। ये जो आपके 2 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं ना, एक ये ऐसे हो गया, यहाँ से लेकर के ये जो यहाँ तक है इसको हम लोग एक क्रोमेटिड कहते हैं, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक को दूसरा क्रोमेटिड कहते हैं। तो हमारे पास 2 क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमेटिड को जो है एक साथ होल्ड करता है कौन, काइनेटोकोर या फिर सेंट्रोमियर। ठीक है। अब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर की अलग अलग पोजीशन से जो है हमारे पास 4 तरीके के जो हैं क्रोमोसोम्स क्लासिफाई किए गए हैं, 4 तरीके के। पहला है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। सबसे पहले हम देखते हैं मेटासेंट्रिक को। आपको यहाँ पे चारों के डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। दिस इज मेटासेंट्रिक, दिस इज सब मेटासेंट्रिक, दिस इज एक्रोसेंट्रिक एंड दिस इज टीलोसेंट्रिक। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मेटासेंट्रिक को। मेटासेंट्रिक होता है जब क्रोमोसोम्स जो हैं वो मिडल ऑफ सेंट्रोमियर से अटैच हैं, मतलब सेंट्रोमियर जो है वो मिडल में है, और जो इसके आर्म्स हैं वो बिल्कुल ही इक्वल हैं, ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ। अब जो हमारा सब मेटासेंट्रिक है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली अवे होता है मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर एंड 1 लॉन्गर आर्म। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारा सब मेटासेंट्रिक है इसके अंदर एक जो हमारा है एक साइड ये छोटी पड़ गई है, एक जो है लंबी पड़ गई है। इसका कारण ये है कि जो हमारा सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा शिफ्ट हो गया है, इस वजह से ये जो है लार्जर हो गई हैं और जो वो है वो शॉर्टर हो गई हैं। अब इसी के बाद जो है हमारा एक्रोसेंट्रिक आता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसके अंदर वो क्लोज होते हैं एंड के, फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है और एक बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब टीलोसेंट्रिक जो है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कहते हैं, टर्मिनल सेंट्रोमियर पे आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही एंड पे आ गए, ये ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। तो ये ऐसे जो है हमारे 4 तरीके के ख़त्म होते हैं। इसके बाद जो है कुछ टाइम्स क्या होता है ना कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस एट कांस्टेंट लोकेशन, इस वजह से जो अपीयरेंस होता है स्मॉल फ्रेगमेंट का जिसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं,
तो बेसिकली ये लास्ट लाइन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्रोमोजोम्स के अंदर जब हम उनसे स्टेन करते हैं तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस जो है वो देखने को इसका मतलब इस लास्ट लाइन में ये केवल यही बात बता रहा है जो मैंने आपको तुम्हें पहले बता दी थी ना, कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है उसे हम लोग सैटेलाइट भी कहते हैं। तो ये लोग जो है कह रहे हैं, एनसीईआरटी की जो बुक किताब है वो कह रही है कि जो कई बार क्या होता है जब स्टेन किया जाता है तो हमें कुछ और स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस की जगह, लेकिन सेम लोकेशन पे देखने को मिलते हैं, तो हम उसे जो है सैटेलाइट कहते हैं। आई होप तुमको ये समझ आ गया होगा, कुछ भी नया नहीं बताया इन्होंने। अब जो है लास्ट छोटा सा टॉपिक है माइक्रोबॉडीज़। ये भी बहुत मतलब 2 ही लाइन का टॉपिक है, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसी से। बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं जिसे हम माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं, जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं